हेलो। राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छे और अपनी तैयारी का ऐसे कंटिन्यू रख रहे हुए। भाई आज हम इस क्लास में लगभग करेंगे 500 के आसपास क्वेश्चन, वो भी एएलएम ऐसे और जेई के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो प्लीज़ इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखना एक बार। और अगर आपने ये पीडीएफ चाहिए तो द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। विद्युत संबंधी कार्य करते समय खालिस्तान से बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। तो भाई इनमें से बताना कि बिजली का झटका लगने की आशंका नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से? सूखी लकड़ी, क्योंकि सूखी लकड़ी विद्युत का कुचालक होती है। गीली रस्सी, धातु की छड़ और गीली लकड़ी, ये तीनों विद्युत की चालक होती है, लेकिन सूखी लकड़ी विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए अब हमें बिजली का झटका नहीं लगेगा। सामान्य आयु और स्वस्थ स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? सामान्य आयु और स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है? ये होता है 1 किलो ओम के बराबर होता है। जबकि सूखी त्वचा का प्रतिरोध 1 लाख से लेकर 6 लाख तक होता है, और भीगी त्वचा का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्न में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य है? तो जीवन रक्षक के लिए कौन सी है? तो ये होनी चाहिए यूपीएस। ठीक है। यूपीएस एक कौन सी है? रिचेबल बैटरी होती है, जो बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर निरंतर विद्युत आपूर्ति की पूर्ति करता है, जिससे कंप्यूटर में सेव नहीं किया जा सकता डाटा को नष्ट करने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है भाई, कठोर त्वचा कठोर तारों को काटने के लिए इनमें से कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है? भाई कठोर तार काटने उसके लिए किया जाता है विकर्णी कटर। ठीक है। छोटे व्यास के तांबे और एल्यूमिनियम तार काटने के लिए साइड कटर प्लायर, विकर्णी कटर प्लायर का उपयोग किया जाता है। यह भाई साइड कटर प्लायर। ठीक है। तो इस आकृति में बताना है कि भाई कौन सी आकृति है, ये कौन सी रेती है? तो ये डबल कट वाली रेती होती है। कौन सी होती है? डबल कट वाली रेती, ऐसे खांचे बने हुए हैं, और ये डबल कट वाली रेती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलाकार छिद्र के परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गोलाकार छिद्र के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है अर्ध गोलाकार हाफ राउंड रेती का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाफ राउंड रेती का प्रयोग किया जाता है। तो भाई कौन सी रेती इनमें से बताना है? तो ये है रेस्कट फाइल। कौन सी है ये? रेस्कट फाइल है। ठीक है। किसी वृत्ताकार छिद्र को परीकृत करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसी वृत्ताकार छिद्र को परीकृत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अर्धगोलाकार रेती हाफ राउंड रेती का उपयोग किया जाता है। प्रयुक्त वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्लायर सबसे अधिक उपयोग है? तो भाई कोई प्रयुक्त वस्तु पकड़ने के लिए तो यह नोज लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जहाँ पर हमारी उंगलियां नहीं पहुंच सकती ना, वहाँ पर पकड़ने के लिए लॉन्ग नोज प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। देखा होगा ना, लंबे से मुंह वाला। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतिरिक्त, तो ये मोटर को। ठीक है। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित चित्र की पहचान कीजिए। भाई ये हमने सिंबल नहीं लगाया, लेकिन इसका क्या है? दुर्वृत्त सदंतरा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऐसा भाई, ये क्या संदेश दिखाता है? तो ये क्या है? ये हीटर है। भाई 2-3 क्वेश्चन हो गए, हमने ना सिंबल नहीं लगाया उसके लिए हम, सॉरी भाई। ये प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है ध्रुवित सदंतर। ठीक है। 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो 1 HP बराबर होता है 740 वाट। कितना? 740 वाट ये होता है ब्रिटिश प्रणाली में, और 1 HP बराबर 735.5 वाट होता है, ये होता है मैट्रिक प्रणाली में। ठीक है। भाई इन 500 क्वेश्चनों में मैं बहुत जल्दी से रिवीजन करा दूंगा, लगभग 30 मिनट में आपके 500 क्वेश्चन हम कवर करवा देंगे। निम्न में से कौन सा बल का मात्रक है? तो बल का मात्रक कौन सा है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है ना। ये मात्रक आप जरूर याद कर लेना। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की SI इकाई होती है हॉर्स पावर। क्या होती है? SI इकाई विद्युत शक्ति की हॉर्स पावर होता है, HP होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई की गणना खालिस्तान उपयोग से की जाती है। तो ई की गणना किससे की जाती है? तो कूलाम के नियम के द्वारा। विद्युत एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना कूलाम के नियम के द्वारा की जाती है। बिंदु आवेश की वजह से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में तीव्रता इकाई आवेश पर उत्पन्न बल होता है। ठीक है। तो ई बराबर क्या होता है? तो ई बराबर ये होता है F बटा क्या हो गया। ठीक है।
तो कूलाम का नियम क्या बताता है? तो कूलाम का नियम किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत वैद्युत बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये सूत्र है इसका भाई। एफ बराबर क्या होता है? क्यू के बराबर क्यू1 गुणा Q2/R²। ठीक है, तो के बराबर होता है 1/4 पाई। ठीक है भाई, आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत प्रतिरोध 1000 ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है, और मानव शरीर के लिए खतरनाक विद्युत धारा का मान 50 मेगा एम्पियर होता है। कितना? 50 मेगा एम्पियर। बिजली के काम के दौरान जो निम्न में से एक बिजली के झटके से बचाता है, तो बिजली के झटके से बचाता है ड्राई वुड बचाता है। ठीक है, बिजली के काम के दौरान ड्राई वुड अर्थात सूखी लकड़ी, मतलब सूखी लकड़ी अपना विद्युत झटके से हमें रोकती है। ठीक है, क्योंकि ये विद्युत का चालक होती है। ठीक है, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर खालिस्तान का होना चाहिए। तो विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर किसका होना चाहिए? तो होना चाहिए तांबे का। ठीक है, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर तांबे का होना चाहिए। यह मटेली लाल अन्य अज्ञातवर्ध्या एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। तो तांबे की तार का प्रतिरोधक कितनी होती है? 1.72 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम मेगा होती है। ठीक है, निम्न में से कौन एक इंसुलेटर नहीं है? तो इनमें से इंसुलेटर कौन सा नहीं है? तो इंसुलेटर सोना नहीं है, ग्लास, लकड़ी और माइका ये विद्युत के कुछ चालक होते हैं, जबकि सोना विद्युत का एक चालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत रोधक है? तो इनमें से बताना विद्युत रोधक तो प्लास्टिक है। ठीक है, ग्लास, लकड़ी और प्लास्टिक एवं माइका अभ्रक कुचालक पदार्थ है, जबकि चांदी, तांबा, लोहा और सोना तो ये चालक होते हैं। ठीक है, एम्प्लायर टेप आमतौर पर बना होता है। तो एम्प्लायर टेप आमतौर पर किसका बना होता है? तो वर्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? वार्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। निम्न में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है? तो सबसे कमजोर चालक कौन सा है? इनमें से बताना है। तो कौन सा? शुद्ध पानी। तो विद्युत का उच्चतम कुचालक कौन सा होता है? चांदी होता है। चांदी का बाद आता है तांबा, फिर सोना और फिर एल्यूमिनियम आता है। ठीक है भाई, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिजली की अच्छा चालक है? तो इनमें से बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तो ये सिल्वर है। ठीक है, इनमें से तो सुचालक बताने हैं भाई। सबसे सबसे अच्छा चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इस्पात और आसुत जल। निम्न में से कौन सी विशेषता इंसुलेशन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इंसुलेशन सामग्री के लिए अच्छी यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए। कौन सी अच्छी यांत्रिक शक्ति होनी चाहिए? ठीक है, इसकी उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च प्रतिरोध, उच्च कार्यकारी तापमान, अच्छा यांत्रिक शक्ति आदि होनी चाहिए ना। निम्न में से किस इंसुलेट सामग्री में सबसे कम डाइलेक्ट्रिक हानि होती है? तो डाइलेक्ट्रिक हानि पॉलीथिनेल की सबसे कम होती है। ठीक है, निम्न में से किस प्रतिरोध का ऋणात्मक ताप गुणांक हो? तो ऋणात्मक ताप गुणांक होता है ग्रेफाइट का। ठीक है, टांके की क्रिया के प्रवाह पर मुख्य उद्देश्य क्या? टांके की क्रिया के प्रवाह का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्ति रखना। ठीक है, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड से मुक्त रखना टांके की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित व्यवस्था बतानी है भाई। सोल्डरिंग के लिए बताओ भाई, तो कौन सी हो जाएगी सोल्डरिंग के लिए? तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं? तो ये हो जाएगी लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट सोल्डरिंग के लिए। कौन सा? लैप जॉइंट सोल्डरिंग के लिए होता है। निम्नलिखित में सोल्डरिंग अनुप्रयोगों के प्रवाह के लिए किस धातु का आमतौर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता? सोल्डरिंग के लिए लेड का नहीं प्रयोग किया जाता। किसका? लेड का नहीं प्रयोग किया जा सकता। सोल्डरिंग रिंग में धातु को जोड़ने के लिए सोल्डर के रूप में मिश्र धातु प्रयोग की जाती है। मिश्र धातु प्रयोग की जाती है कौन कौन सी? अमोनियम क्लोराइड, बोरैक्स, सुहागा, जिंक क्लोराइड आदि। लेकिन लेड शुद्ध धातु है, इसलिए इसका उपयोग सोल्डरिंग में नहीं किया जा सकता। सोल्डरिंग आयरन की बिट बनी होती है। तो सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनी होती है। ठीक है, तांबे एक अच्छा विद्युत का सुचालक है, इसकी चालकता 98% होती है, इसलिए सोल्डरिंग आयरन की बिट तांबे की बनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग में प्रयुक्त सल्फेटर सामान्यतः खालिस्तान का बना होता है। तो ब्रेजिंग में प्रयुक्त सल्फेटर किसका बना होता है? तो तांबे और जस्ते को मिलाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, किसका? तांबे और जस्ता। क्योंकि तांबे और चांदी का गलना कितना होता है? तांबे का होता है 600 डिग्री, और तांबे का, सॉरी चांदी का होता है 850 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। सोल्डरिंग में सामान्यतः किस सीमा क्या होती है? सोल्डरिंग की सामान्यतः तापमान सीमा क्या होती है? तो सोल्डरिंग की सामान्य तापमान सीमा कितनी होती है? 180 डिग्री सेल्सियस से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक इसकी सीमा रहती है। ठीक है। सोल्डरिंग के लिए किस अनुशासित संरचना क्या है? सोल्डरिंग के लिए अनुशासित संरचना कौन सी होती है? तो ये होती है लैप जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लैप जॉइंट। निम्न में से कौन मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से मास सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार कौन सा नहीं है? तो ये वेब सोल्डरिंग नहीं है। ठीक है। ओम का नियम लागू किया जा सकता है। तो ओम का नियम प्रतिरोध पर लागू होता है। किस पर होता है? प्रतिरोध पर लागू होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? तो इनमें से निष्क्रिय घटक कौन सा नहीं है? तो डायोड नहीं है। ठीक है। निष्क्रिय घटक कौन सा होता है? सिद्धांतर होता है, प्रेरक प्रतिरोध होता है। ठीक है। और सक्रिय घटक होता है डायोड, बैटरी, अर्धचालक युक्त एससीआर और ट्रांजिस्टर। ये सक्रिय घटक होते हैं। और निष्क्रिय होते हैं सिद्धांतर, प्रेरक और प्रतिरोध। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लेना। जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा सकता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्राप्त होने वाली धारा, भाई जब प्रतिरोधों श्रेणी क्रम में, तो इसकी धारा हो जाएगी 0। ठीक है। एक बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि 0.75 एम्पियर की धारा उत्पन्न की जा सकती है तो बैटरी में विद्युत वाहक बल ईएमएफ कितना होगा? भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था। आई बराबर कितना? तो आई बराबर है 0.75 एम्पियर। ठीक है। और प्रतिरोध कितना है? तो ये 20 ओम। तो वी बराबर क्या होता है? वी बराबर होता है आई आर। तो 20 गुना 0.75 कितना हो जाएगा? तो ये लगभग 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना। निकालना क्या भाई, देखो 20 गुना 75, नीचे आ गया 100, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, क्या आ गया? 15 वोल्ट आ गया। ठीक है। तो 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध में प्रभावित किया जा सकता है। तो उसमें बता नहीं है भाई। तो आई बराबर क्या? आई है 10 एम्पियर, आर बराबर भी है 10 एम्पियर। तो सूत्र क्या लगेगा? इसका लगेगा पी बराबर आई स्केर आर। तो 10 गुना 10 कितना हो गया? 100, और गुना 10 कितना हो जाएगा? 1000 वाट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओम का नियम बताना। तो ओम का नियम क्या होता है भाई? आई बराबर होता है वी बटा आर भी होता है। ठीक है। और आर बराबर होता है वी बटा आई होता है, और वी बराबर होता है आई आर। ठीक है। तो ये ओम का नियम होता है। ठीक है। एक 10 ओम के प्रतिरोध को एक 100 वाट डीसी स्रोत से जोड़ा गया। इस पर प्राप्त होने में धारा ज्ञात करनी है भाई। एक 10 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है। आर बराबर कितना हो गया? तो आर बराबर हमारा 10 ओम, वोल्टेज होगी 100 ओम। तो आई बराबर क्या होगा? वी बटा आर हो जाएगा। तो 1000 बटा 100 कितना आ गया? 10 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। कितना? 10 एम्पियर। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। क्या रहती है? धारा समान रहती है। ठीक है। और समांतर में, तो समांतर में वोल्टेज समान रहती है। ठीक है। श्रेणी में तो रहती है धारा समान, और प्रतिरोध और क्या रहती है, क्या नाम है, समांतर में वोल्टेज समान रहती है, और श्रेणी में रहती है धारा समान। ठीक है, दोनों चीज आप नोट याद कर लेना। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा गया है। तो समांतर में जोड़ने हैं भाई, कैसे जुड़ेंगे? 1/R बराबर 1R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इनका अगर हम जोड़ेंगे, इनका एलसीएम आ जाएगा 6। तो 3, 2 और 1, 6/6 बराबर 1 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। 3 समान बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो एक साथ शक्ति एम को अलग कर दिया जाता है। अगर अब बल्ब समांतर में जुड़े हैं तो शक्ति का प्रकार क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा। ठीक है ना भाई। 10 वोल्ट 3, एक तो है 10 एम्पियर 230 वोल्ट आपूर्ति स्रोत से जुड़े विद्युत हीटर की इनपुट शक्ति याद करनी है। तो इनपुट याद करनी है भाई, कितनी आ जाएगी इसकी इनपुट? भाई ये क्वेश्चन का आप निकाल के देखो और हमें कमेंट जरूर करो। ठीक है ना, देखते हैं ये क्वेश्चन किसका करेक्ट मिलेगा।
आपके लिए 47 नंबर आज का होमवर्क है। लगभग 0 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्रत्येक धारा के मामले में धारा के परिणाम और दिशा स्थिर रहती है। कौन सी धारा के परिणाम और दिशा स्थिर रहती है? प्रत्यक्ष धारा में धारा का परिणाम और दिशा स्थिर रहती है, परंतु प्रत्यावर्ती धारा में धारा का परिणाम और दिशा परिवर्तनशील रहता है, ठीक है। कंडक्टेंस को किसके व्युत्क्रमाती रूप में परिभाषित किया जाता है? कंडक्टेंस को तो ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। 3 समान प्रतिरोध पहले एक स्टार में जुड़े हुए हैं और बाद में एक डेल्टा विन्यास में है। एक दूसरे का पहले संयोजन में पावर की खपत का अनुपात क्या होगा? तो पावर की खपत का अनुपात हो जाएगा 1/3। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना भाई। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला सर्किट के समान रहता है? तो श्रृंखला सर्किट के समान रहता है करंट। कौन रहता है? प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में संयोजन धारा समान रहती है, प्रतिरोध के समांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहती है। एक सर्किट जिसमें प्रतिरोधों को अंत से अंत जोड़ा गया है ताकि करंट प्रवाह के लिए केवल एक ही मार्ग हो, जिसे कहते हैं तो उसे कहते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? उसे श्रृंखला सर्किट बोला जाता है, ठीक है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को अंत से अंत जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान रहती है तो वोल्टेज असमान रहती है। धारा समान रहती है, वोल्टेज असमान। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? आंतरिक प्रतिरोध एक आदर्श वोल्टेज स्रोत के लिए अनंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केवीएल निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? केवीएल तो केवीएल है ऊर्जा का संरक्षण पर, ठीक है। जिसमें किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार किसी परिपथ के बंद लूप में ईएमएफ स्रोत और आईआर वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह ऊर्जा संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। केसीएल सिद्धांत पर आधारित है। केसीएल तो आवेश के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार किसी परिपथ में नोड पर मिलने व लगने वाली धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा की होती है। तो इसमें I2 का मान बताना है। किसका? I2 का। तो I2 का देख लो क्या हो जाएगा। I2 का मान हो जाएगा 6 - 2 कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर, ठीक है। 40 वोल्ट 60 वोल्ट और 100 वाट के 3 बल्ब श्रेणी क्रम में 220 वोल्ट एसी स्रोत से जोड़े गए। कौन सा बल्ब सार्वजनिक चमकेगा? तो सबसे ज़्यादा कौन सा चमकेगा? 40 वोल्ट वाला बल्ब सबसे ज़्यादा चमकेगा, ठीक है। 10 प्रतिरोधों को एल लंबाई का एक तार आगे बढ़ाया गया। 10 प्रतिरोध है, उसमें एल लंबाई के तार को आगे बढ़ाया गया और उसकी लंबाई 2 एल हो जाए तो नए तार का प्रतिरोध, तो नए तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 40 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। एक ओमिक घटक का वी आई वक्र का आकार होगा। तो एक ओमिक घटक के वी आई चक्रीय वक्र का आकार होता है तो सीधा रेखा होता है। कौन सी? सीधी रेखा होती है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में उपयोग किया जाना प्रवर्तक स्टार्टिंग कैपेसिटर निम्न में से कौन सा होता है? तो ये होता है विद्युत अपघटनी तंत्र होता है, ठीक है। सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक के समय रनिंग बलापूर्ण अच्छा नहीं होता और रनिंग के दौरान निकास शक्ति गुणांक भी कम होता है, ठीक है। इसलिए सिंगल फेज मोटर में 2 मान के सिद्धांत का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। निम्न मापदंडों में से किस मापदंड की भिन्नता सिद्धांत के धारिता को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा नहीं करता? प्लेटों की मोटाई, ठीक है। तो प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधा अनुपात में होती है, अर्थात कैपेसिटर के प्लेटों के क्षेत्रफल में परिवर्तित कर हम उसकी धारिता के मान को भी परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। प्लेटों के बीच की दूरी को घटाने पर धारिता का मान में वृद्धि तथा प्लेटों के बीच की दूरी कम करने धारिता के मान में कमी होती है। ये भी ठीक है बात भाई। प्लेटों के मध्य पर इंसुलेशन की प्रकृति पर कैपेसिटर की धारिता निर्भर करती है। कैपेसिटर की धारिता आवृत्ति के मान पर निर्भर नहीं करती भाई। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की धारिता आवृत्ति के मान पर निर्भर नहीं करती।
निम्न में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? तो कौन सा करता है? तो कार्बन इंडक्टर करता है। कौन सा? कार्बन इंडक्टर। एक कॉइल 150 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया। यदि सर्किट का प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट में बहने वाला प्रभाव बताना भाई। ठीक है, तो ये आप सभी निकाल के देख लोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 100 वाट। ठीक है, ये आपने निकाल के दे रखा। एक तो 50 हर्ट्ज हो गया, एक 10 ओम हो गया। ठीक है, एसी सर्किट के प्रेरक और कैपेसिटर रिएक्शन को खालिस्तान में रेट किया जा सकता है। तो इसको किया जाता है वोल्टेज एम्पियर। एसी सर्किट में प्रेरक और कैपेसिटर रिएक्टेंस को खालिस्तान रेट में किया जा सकता है, तो इसे ओम में किया जा सकता है। किसमें? ओम में। इंडक्टर रिएक्टेंस एक्सएल का मात्रक होता है ओम। ठीक है भाई, और कैपेसिटर रिएक्टेंस एक्सएल का मात्रक होता है ओम। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम। यदि सर्किट का प्रतिरोध प्रतिबाधा 100 ओम प्रत्येक है तो उसका शक्ति कारक होगा, तो उसका शक्ति कारक क्या हो जाएगा? तो ये यूनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिटी। प्रतिरोध 10 ओम, प्रतिबाधा 10 ओम, 10/10 बराबर 1 अर्थात यूनिटी आ जाएगा। ठीक है, सिद्धांत बार कैपेसिटर लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर हो जाएगा। तो पावर फैक्टर अग्रगामी हो जाएगा। ठीक है, कितना? 90 डिग्री। 230 वोल्ट एसी 5 एम्पियर धारा एवं 30 डिग्री के लैग वाली एक प्रणाली के लिए प्रतिबाधी या प्रतिघाती शक्ति ज्ञात करनी है। तो प्रतिघाती शक्ति क्या हो जाएगी? तो ये 575 हो जाएगी। ठीक है भाई, अपना ये निकाल रखा ना, आपने देख लेना एक बारी। वास्तविक शक्ति ज्ञात करने के लिए आभासी शक्ति को खालिस्तान से गुणा करते हैं। तो इसको हम करते हैं शक्ति गुणक से। पावर फैक्टर वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। वास्तविक शक्ति पावर फैक्टर गुणा आभासी शक्ति होता है। दोनों आप चीज नोट कर लेना। प्रेरक बार इंडक्टिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर खालिस्तान हो जाता है। तो ये हो जाता है पश्चगामी। ठीक है, क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? पश्चगामी भी 90 डिग्री।